जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल 2025 एग्जामिनेशन के लिए आज है हमारी क्लास नंबर 2, जहां पर ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। यह क्लास अब हर शाम 8 बजे होगी, तो आप सभी लोग क्लासेस को अटेंड कर लीजिए और क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसीलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है? मशीन लर्निंग, साइबर फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या नेटवर्क डिज़ाइन। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कल की क्लास में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था कि एआई क्या है, एआई का विकास कब हुआ और कैसे हुआ। तो यहाँ पर बात हुई है कि कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आपका एआई की ही शाखा है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटा सर्च इंजन क्या है? व्हाट इज द मेटा सर्च इंजन? बताइए, मेटा सर्च इंजन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। search.io, पॉलीमेटा, मम्मा या ऑल ऑफ दीज। तो मेटा सर्च इंजन, जिसे एग्रीगेटर के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्रीगेटर के नाम से भी उसको हम जानते हैं। एक ऐसा सर्च इंजन है जो कई सर्च इंजन को क्वेरी भेजता है और या तो परिणामों को एक मास्टर सूची में कलेक्ट करता है या फिर उन सर्च इंजनों के अनुसार उन्हें अलग अलग क्लासीफाई करता है जिनसे वो आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, प्रमुख वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा है? बताइए। द डोमिनेट वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इज जेसिस, अपाची, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपाची। अपाची जो है एक प्रकार का HTTP सर्वर है। कैसा सर्वर है? नोट डाउन कर लीजिएगा, HTTP सर्वर है। ठीक है, जिसको हम सिंपली अपाचे के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग अधिकतर फ्री एंड ओपन सोर्स, कैसे में? ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के रूप में करते हैं, है ना। मीन्स ये क्लोज सोर्स में नहीं काम करता। कहाँ पर काम करता है? फ्री एंड ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर में इसका उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद बात आती है गूगल की। तो गूगल के बारे में भी जान लेते हैं कि गूगल कब डेवलप हुआ। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछता है भाई कि गूगल का आविष्कार कब हुआ था। तो गूगल का आविष्कार हुआ था कब? 4 सितंबर 1998, 1998। ठीक है, 4 सितंबर 1998 को इसका आविष्कार हुआ था। किसने किया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है हु इज द फाउंडर। तो फाउंडर इसके कौन है? मेन है लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर गूगल का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में नहीं है? बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स। अगर आप देखें तो ई कॉमर्स के मेन जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? आपके जो 4 प्रकार हैं, B2B भी आता है, B2C भी आता है, C2C भी आता है, C2B भी आता है। ई कॉमर्स के 4 प्रकारों में वो भी आता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रमुख प्रकार।
ठीक है। तो प्रमुख प्रकारों में कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो C2B है, C2B आपका नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मेजर टाइप नहीं है। C2B का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। क्या होता है? कंज्यूमर टू बिजनेस इसका फुल फॉर्म होता है, जहां पर कस्टमर कंपनी को, बिजनेसमैन को क्या करता है? अपने ऑफर्स या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब एग्जाम में पूछता है कि भाई B2C का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2C? तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। और पूछता है आपसे B2B का फुल फॉर्म क्या है? तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। और अगर आपसे पूछता है कि C2C का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है C2C का कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल में किस शब्द से परहेज किया गया है? बताइए, ईमेल में किस शब्द से परहेज किया गया है? विच टर्म्स अवॉइडेड इन ईमेल? री रीडिंग, सब्जेक्ट लाइन, स्माइलीज या रॉन्ग ईमेल एड्रेस? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका ईमेल एड्रेस। अगर आपको किसी के पास ईमेल भेजना है और आपके पास एक राइट ईमेल एड्रेस नहीं है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम वही है, हमें उससे बचना चाहिए। री रीडिंग से कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लाइन से कोई दिक्कत नहीं, स्माइलीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रॉन्ग ईमेल एड्रेस से बचा जाता है, परहेज किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग ईमेल एड्रेस। अब नेक्स्ट, व्हाट इज वीलॉग? बताइए, वीलॉग क्या है? वीडियो लॉग, वीडियो ब्लॉग, लॉग ऑफ ब्लॉग एक्टिविटी या न्यू टेक्नोलॉजी टू ऐड इन ब्लॉगिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्लॉग। ब्लॉग तो जानते हैं, जो आप ऑनलाइन कंटेंट पढ़ते हैं वो आपका ब्लॉग होता है। यहाँ पर वीलॉग लिखा है, वीलॉग का सीधा सा मतलब है वीडियो ब्लॉग। क्या होता है? वीलॉग का सीधा सा मतलब क्या है? वीडियो ब्लॉग। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है? ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जहाँ पर जो क्रिएटर्स हैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन और अपनी स्टोरी को एक वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। जो नॉर्मली ब्लॉग होता था, ब्लॉग में कैसे शेयरिंग होती थी? टेक्स्ट के रूप में शेयरिंग होती थी। और वीडियो में, वीलॉग में क्या होता है? वीडियो के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने अनुभव को, अपने ओपिनियन को, अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं। ठीक है, तो वीलॉग क्या है? आपका वीडियो बेस्ड कंटेंट होता है। यहाँ पर आपकी जो एंगेजमेंट होती है वो पर्सनल होती है, पर्सनल आप एंगेज करते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉग पर पोस्ट करना क्यों जरूरी है? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू पोस्ट टू अ ब्लॉग? यह प्रति ब्लॉग पोस्ट की लागत को कम करता है, पाठकों को जोड़े रखता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग विशेषज्ञ होता है, या यह अधिक अवसरों की अनुमति देता है। इट रिड्यूस द कॉस्ट पर ब्लॉग पोस्ट, कीप रीडर्स एंगेज्ड, द सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इट अलाउ मोर चांसेस। तो देखिए, अगर आप ब्लॉग पर डेली पोस्ट करते रहेंगे या आप कंटिन्यू पोस्ट करते रहेंगे, तो उससे क्या प्रॉफिट होगा? पहला प्रॉफिट तो आपका यही होगा, जो आपके रीडर्स हैं वो आपके साथ इंगेज रहेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर अभय एक्सेल कंप्यूटर पर आप सभी लोग CCC की क्लासेस देख रहे हैं, तो अगर आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा तो आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको रेगुलर कंटेंट नहीं मिलेगा तो आप चैनल से रेगुलर नहीं जुड़ पाएंगे और धीरे धीरे आप दूरियां बना लेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को भी हमारा ब्लॉग पढ़ना है, ब्लॉग के बारे में आपको देखना है, कंटेंट आपको पढ़ना है CCC का या O लेवल को, तो आप विजिट कर लीजिएगा https://abhayexcel.com ब्लॉग, या नॉर्मली आप abhayexcel.com को विजिट करेंगे, वहाँ पर ब्लॉग के सेक्शन पे क्लिक करके आपको ब्लॉग्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट,
यूपीआई पर वीपीए का सही प्रारूप क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ वीपीए ऑन यूपीआई? यूपीआई ऑब्लिक XYZ ऑब्लिक यूपीआई, XYZ @UPI या XYZ हैज UPI। अब यहां पर देखो बात की गई है किसकी? वीपीए की। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि वीपीए का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीए? तो वीपीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। यहां पर क्या लिखा जाएगा? VIR। ठीक है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए का फुल फॉर्म होता है। अब बात की गई है यूपीआई की, तो हमें पता होना चाहिए भाई यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। किसका फुल फॉर्म? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। यूपीआई कब लॉन्च हुआ इंडिया में, है ना? कब चालू हुआ? तो 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था। इसकी देखरेख कौन करता है या किसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई की द्वारा किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे शॉर्टकट में एनपीसीआई हम कहते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, XYZ@UPI। ये वीपीए का सही फॉर्मेट है। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन किस कंपनी का एप्लीकेशन है? लिंक्डइन इज द एप्लीकेशन ऑफ विच कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन, एप्पल, डेल या IBM? IBM का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और लिंक्डइन किस कंपनी का एप्लीकेशन है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का एप्लीकेशन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? लिंक्डइन कब फाउंड हुआ? लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ? ये सब कुछ आपसे पूछता है। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फाउंडर कौन है? तो फाउंडर इसके हैं रीड हॉफमैन। नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एलन ब्लू, मेन ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया था। कब फाउंड हुआ? तो ये 2002 में फाउंड हुआ। कब? 2002 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 5 मई 2003 को। ठीक है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। और इसके CEO कौन है? तो रियान। ठीक है, ये हैं CEO किसके? लिंक्डइन के प्रेजेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट, QR कोड में कौन कौन से कलर होते हैं? What are the colors in QR code? Black and white, black and yellow, white and light black या none of these? अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर देना है। अब QR का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR? तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड है क्या? एक 2 डायमेंशनल, कैसा? 2 डायमेंशनल बारकोड होता है QR कोड, जहां पर डेटा आपका स्टोर किया जाता है और जिसे हम स्मार्टफोन या अदर डिवाइसेस के माध्यम से स्कैन कराकर उसकी इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। अब किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ? तो डेवलप्ड बाय डेंसो वेब। डेंसो वेब, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि ठीक है। कब? इन 1994, 1994 में डेंसो वेब द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और QR कोड का जो मेन कंपोनेंट है, मेन उसका उपयोग है, उसका उपयोग क्यों करते हैं हम? अधिकतर पेमेंट्स के लिए करते हैं। इसके अलावा आप अपने कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हैं या किसी वेबसाइट को क्विकली एक्सेस करने के लिए उसका उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है, और किस कंट्री में हुआ इसका डेवलपमेंट? कहाँ पर? तो जापान में हुआ था। ये भी आप
याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कैरेक्टर आपसे पूछता है, तो यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं कि एक क्यूआर कोड में मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं। अगर हम न्यूमेरिक की बात करें कि न्यूमेरिक कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, तो आपके न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकते हैं 7089। कितने? 7089। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 7089 कैरेक्टर्स आपके हो सकते हैं न्यूमेरिक के। और अगर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक देखें, क्या देखें? अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर आप देखते हैं तो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकते हैं 4296, 4296 कैरेक्टर हो सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अधिकतर आपको क्यूआर कोड जो मिलते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में मिलते हैं। कलरफुल क्यूआर कोड भी वर्तमान में मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ब्लैक एंड वाइट आपको टिक करना है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ओएस, यूनिक्स, कर्नेल या फिर यूनेम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनेम। ठीक है, यूनेम कमांड के माध्यम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा जो यूनेम कमांड है, यूनेम कमांड क्या करती है? अदर सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, जैसे कर्नेल का कौन सा वर्जन उपयोग हो रहा है ना। मीन्स कर्नेल वर्जन, होस्ट नेम एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन सा? यूनेम कमांड। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है? फेसबुक, विकिपीडिया, ट्विटर या लिंक्डइन? तो आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक जो है वो सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। एग्जाम में पूछता है कि वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो फेसबुक है सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट। और यहाँ पर बात की गई कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिपीडिया। विकिपीडिया आपका सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है, इसलिए आप विकिपीडिया को कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन विश्वकोश है ना। फ्री कंटेंट ऑनलाइन डिक्शनरी है आपका। ठीक है, यहाँ पर जो भी कंटेंट है जो अपलोड करते हैं उन्हें विकिपीडियंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? विकिपीडियंस कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर कंटेंट को क्रिएट किया जाता है या कंटेंट को एडिट किया जाता है। ठीक है, कब ये लॉन्च हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्च कब हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी 2001 को। ठीक है, और किसने लॉन्च किया? तो जिमी वेल्स ने इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा लैरी सिंगर, इन्होंने भी, मतलब दोनों लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। और वर्तमान समय में 336 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। किसमें? 336 भाषाओं में विकिपीडिया का कंटेंट अवेलेबल है। अब नेक्स्ट, सीविजिल ऐप किससे संबंधित है? व्हाट इज सीविजिल ऐप रिलेटेड टू? कस्टम, पुलिस, विजिलेंस या इलेक्शन? बताइए। सीविजिल ऐप, तो सीविजिल ऐप आपका इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन टाइम पे आप सभी जानते हैं कि एमसीसी लॉन्च हो जाती है, मीन्स आदर्श आचार संहिता लॉन्च हो जाती है। तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भी लोग बहुत सारे होते हैं। कौन सा व्यक्ति उसका उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए बहुत सारी कमेटी बनाई जाती हैं, है ना, उड़नदस्ते बनाए जाते हैं जो ये देख सकें कि भाई कौन वहाँ पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन एक समय में इतने क्षेत्र में इतनी जगह पर उसको चेक कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने सीविजिल ऐप को डेवलप किया गया, जहां पर जो भी आदर्श आचार संहिता और वे संबंधी उल्लंघन करता है उसका आप वहां पर वीडियो बनाकर या फोटोग्राफ वगैरह अपलोड कर सकते हैं और एक सक्रिय जिम्मेदार नागरिक की भूमिका बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट,
टेलनेट क्या है, व्हाट इज टेलनेट? सर्च इंजन है, ब्राउजर है, प्रोटोकॉल है या फिर गेटवे है? तो टेलनेट क्या है? आपका एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो यहाँ पर टेलनेट को और क्या कहते हैं या फिर कब डेवलप हुआ, तो पहले बात कर लेते हैं कि टेलनेट डेवलप कब हुआ था, है ना। तो टेलनेट डेवलप्ड हुआ था आपका कब? 1960 के दशक में। कब? 1960 के दशक में। इसका उपयोग क्यों कर सकते हैं या क्यों करते हैं? तो इसका मेन जो काम है वो रिमोट कम्युनिकेशन के लिए, रिमोट कम्युनिकेशन के लिए एंड ट्रबल शूटिंग्स। ठीक है, इस काम के लिए मेन टेलनेट का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से आप रिमोट के द्वारा किसी दूर जगह पर रखे हुए कंप्यूटर को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इसे हम शॉर्ट में टेली टाइप नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टेली टाइप नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट में किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं किया जाता है? रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, नन ऑफ द मेंशन, IRC या रिमोट प्रोसीजर कॉल? तो इंटरनेट में रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल पते का सही प्रारूप क्या है? बताइए। name.website.com, name@website@info, info@abhayexcel.com या www.abhayexcel.com? बताइए। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ आपको दे दिया जाएगा एक फॉर्मेट और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ईमेल का सही फॉर्मेट है। तो ईमेल में देखिए मेन दो पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ईमेल में पहला पार्ट होता है यूज़र नेम और दूसरा पार्ट होता है आपका डोमेन नेम। क्या होता है? डोमेन नेम। और इन दोनों को बीच में जोड़ता है, सेपरेट करता है कौन? @ का साइन। मीन्स जो सही फॉर्मेट है वो क्या है? पहले यूज़र नेम होगा, बीच में @ होगा और फिर डोमेन नेम होगा। यहाँ पर देखो कहीं पर @ है ही नहीं है, यहाँ पर दो बार @ है जो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो ये यूज़र नेम हो गया और ये आपका डोमेन नेम हो गया abhayexcel.com और यहाँ पर @ इसको अलग कर रहा है। नॉर्मली जैसे आप जीमेल का उपयोग करते हो तो हमारी जैसे मेल है जीमेल abhayexcelcomputer@gmail.com, तो यहाँ पर abhayexcelcomputer आपका यूज़र नेम हो गया और gmail.com ये आपका डोमेन नेम हो गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, info@abhayexcel.com। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल एजेंट का एक प्रकार नहीं है? बताइए, कौन आर्टिफिशियल एजेंट का एक प्रकार नहीं है? लर्निंग AI एजेंट, गोल बेस्ड AI एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स AI एजेंट या यूनिटी बेस्ड AI एजेंट? तो देखिए आर्टिफिशियल के जो एजेंट्स हैं वो मेन कितने हैं? 5 होते हैं। कौन से होते हैं? 5 होते हैं। उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट का एक प्रकार नहीं है। देखो लर्निंग भी है, गोल बेस्ड भी है, सिंपल रिफ्लेक्स भी है, लेकिन यूनिटी बेस्ड AI एजेंट नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से होते हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता है, गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है, यूनिटी नहीं यूटिलिटी होता है। ठीक है, और लर्निंग एजेंट होता है। तो ये 5 एजेंट्स आपको AI में मिलते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त नहीं है? बताइए, ईमेल के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त नहीं है? इंटरनेट, इंटरनेट एक्सटरनेट या पेपर? तो आप लोग जानते हैं ईमेल क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है जहां पर पेपर का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, पेपर। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसी वेबसाइट के फ्रंट या मेन पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज, ब्राउज़र पेज, बुकमार्क या फिर सर्च पेज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका।
तो वेबसाइट का जो मेन पेज है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रेजेंट इन डॉट डॉट ओनली। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसी भी सूचना पर काम कर सकता है यदि वह केवल डॉट 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 में मौजूद है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है किसी भी सूचना पर काम कर सकता है यदि वह मेन मेमोरी में अवेलेबल है। अब यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम जान लेते हैं, विद फिगर समझते हैं कि क्या है कंप्यूटर मेमोरी। तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या है, हिंदी में कहते हैं स्मृति, जहाँ पर डेटा आपका स्टोर होता है ना। कंप्यूटर के पास बहुत सारा स्टोरेज डिवाइस होता है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार स्टोरेज डिवाइस को घटा या बढ़ा सकते हैं। मेमोरी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। यहाँ पर कैश मेमोरी को भी दिखाया गया है जो आपकी एक काल्पनिक मेमोरी है ना। बाकी जो मुख्य दो प्रकार हैं वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसको इंटरनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीपीयू के अंदर पाई जाती है, इसीलिए क्या है इंटरनल है, और वो बाहर से लगाई जाती है इसीलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के पार्ट कितने होते हैं। तो दो पार्ट हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो रैम है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर रैम के दो पार्ट हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर बात आती है यहाँ पर रोम की। रोम के तीन पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के आप ऐसे देखें तो कोई निर्धारित उसके प्रकार नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में जो अवेलेबल है मेमोरी उनको आप अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हो, जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज के अंडर में क्या आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है और हार्ड डिस्क आता है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। और ऑप्टिकल स्टोरेज में देखें तो जो CD मिलती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD है ना आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, DVD का फुल फॉर्म। तो ये दोनों इसके अंडर में आते हैं। फिर फ्लैश स्टोरेज में जैसे आप पेन ड्राइव देखते हैं, मेमोरी कार्ड होता है, ये आपका कैसा है, फ्लैश स्टोरेज के अंतर्गत आता है। और कैश मेमोरी क्या है, एक काल्पनिक मेमोरी है, एक वर्चुअल मेमोरी है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD। HMD का फुल फॉर्म क्या है बताइए। हेड मास्क डिवाइस, हेड माउंटेड डिवाइस, हेड माउंटेड डिस्प्ले या नन ऑफ दीज। HMD बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। तो इसका फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है, HMD का फुल फॉर्म। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो हेड माउंटेड डिस्प्ले कुछ इसी प्रकार से लगाया जाता है, और इसका उपयोग जैसे गेमिंग में है ना, या AR में है ना, आभासी वास्तविकता या विमानन, इन सब में किया जाता है। अब नेक्स्ट, लाइन के शुरू में जाने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द बिगिंस ऑफ द लाइन, होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या पेज अप। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, होम की का उपयोग करते हैं लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए। अब नेक्स्ट,
मोशन इफेक्ट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मोशन इफेक्ट इज यूज्ड बाय whom? स्लाइड ट्रांजिशन, एड इफेक्ट, फ्लो चार्ट या फिर नोटा? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होता है? स्लाइड ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट, डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीवीडी निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क या एसएसडी? तो डीवीडी अभी आपको बताया था मैंने कैसी है, ऑप्टिकल डिवाइस होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? नोट डाउन कर देते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर कहीं कहीं आपको यह भी मिलता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी जगह आपको ये चीज़ मिलती है। अब कब हुआ था डेवलप्ड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि डेवलप्ड कब हुआ। तो 1995 में इसको डेवलप किया गया था, जिसका उपयोग डिजिटल डेटा को स्टोर करना या फिर जो मूवीज़ हैं, म्यूज़िक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सभी को स्टोर करता है। डीवीडी के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि आपको सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी चाहिए तो उसके लिए डीवीडी रोम आता है। क्या आता है? डीवीडी रोम। अगर आपको रिकॉर्डेबल चाहिए, कैसा चाहिए? रिकॉर्डेबल चाहिए, तो रिकॉर्डेबल के लिए डीवीडी आर का या डीवीडी प्लस आर, इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको रीराइटेबल चाहिए, कैसा चाहिए? रीराइटेबल, तो उसके लिए डीवीडी आर डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है। ये सभी क्या हैं? एक प्रकार के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध फॉन्ट साइज निम्न में से कौन सा है? 30, 28, 29 या 31? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की गई है, तो यहाँ पर अगर हमें कैल्क ओपन करना है तो विंडो प्लस आर करके एस कैल्क लिख देंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात की गई है, जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 22 है, 24, 26, 28 के बाद क्या है? 32, फिर 36। ऑप्शंस आपके क्या हैं? देखो 28 तो है, 30 दिया गया है, 29 दिया गया है, 31, लेकिन 28 के बाद डायरेक्टली वहाँ पर क्या है? 32 है। तो ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि क्या वहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 28 के बाद आपका आता है 32, उसके बाद 36, यहाँ पर 29, 30 और 31 नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स पे अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे। अगर आप सभी लोगों को CCC का मॉक टेस्ट देना है या CCC की ई बुक आपको चाहिए तो आप सर्च कर लीजिएगा abhayexcel.com। वहाँ पर आपको CCC का कंप्लीट मॉक टेस्ट, CCC की ई बुक्स, ये सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।